हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है नर्सिंग ए टू जेड क्लासेज के अंदर। आपको यह बताकर बड़ी खुशी हो रही है कि आज से हम पीआर यादव का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर। पीआर यादव का नया एडिशन, 5th एडिशन, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस प्लेटफॉर्म पर डेली करवाया जाएगा अलग अलग फैकल्टी द्वारा। माय नेम इज सागर सोनी। आई एम ए नर्सिंग ऑफिसर इन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। मैं आपको पढ़ाऊंगा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जिसकी शुरुआत आज से की जाएगी। और इसका फर्स्ट चैप्टर है फ्लूइड बैलेंस एंड इम्बैलेंस। आपको यहाँ पर एक एक क्वेश्चन करवाया जाएगा पीआर यादव का। ठीक है, तो आते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द एवरेज अडल्ट ह्यूमन बॉडी इज। तो क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि एक एवरेज अडल्ट व्यक्ति के अंदर वाटर का कितना परसेंटेज मिलता है। आपको मैं बताता हूं कि एक अडल्ट व्यक्ति, ठीक है, उसके अंदर हमारा टोटल बॉडी वेट का 60% वाटर मिलता है। 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट। ठीक है, एंड आपको यह बताता हूं कि ओल्ड एज व्यक्ति होते हैं, जो जिनकी एज ओल्ड होती है एंड वुमेन होता है, उनमें 55% मिलता है वाटर। क्या मिलता है? 55% वाटर। किसका? ऑफ टोटल बॉडी वेट। आपको यह भी बता दूं मैं, जो इन्फेंट्स है, उनके अंदर 80% वाटर होता है। किसका? ऑफ टोटल बॉडी वेट। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा 60%। यहाँ पर ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो अपन नेक्स्ट क्लासेस पे आते हैं। तो ये ध्यान रखना, इन्फेंट्स के अंदर 80%, ओल्ड एज एंड वुमेन में 55% और एवरेज एडल्ट होता है उसमें 60%। ओके, आइए सेकंड क्वेश्चन पे। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्लूड एक्सेप्ट। तो आपको हमेशा क्वेश्चन में एक्सेप्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो देखना। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड नहीं है। ठीक है, यानी इनमें से एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड नहीं है, बाकी सब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ओके, तो कौन सा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड नहीं है? तो आपको मैं बता दूं, हमारी बॉडी में जो फ्लूइड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। टाइप फर्स्ट, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ओके, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। सेकंड इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, तो इंट्रा, इंट्रा मीन इनसाइड, एक्स्ट्रा मीन आउटसाइड, सेलुलर मीन सेल। वह फ्लूइड जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है वो है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और वह फ्लूइड जो सेल के बाहर मिलता है वो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो सेल के बाहर होता है। तो आपको मैं डायग्राम दिखाता हूं, ठीक है, उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। तो डायग्राम पे आते हैं। ये एक सेल है जो मैं आपको बाउंड्री बना रहा हूं, ठीक है, ये भी एक सेल है। ये हमारी ब्लड वेसल्स है, आपको डायग्राम में दिख रही है। ठीक है, तो सेल है, सेल के अंदर जो फ्लूइड होगा, ठीक है, जो कर रहा हूं, तो सेल के अंदर वाले फ्लूइड को क्या बोला? इंट्रासेलुलर फ्लूइड। जो कितना होता है?
इंट्रासेलुलर फ्लूइड कितना होता है 70%। तो आपको ये बता दूं मैं 70% मीन अपन टोटल फ्लूइड का 2/3 पार्ट बोल सकते हैं, 2/3 पार्ट ऑफ टोटल फ्लूइड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आप क्वेश्चन में काम आएगा। दूसरा फ्लूइड है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, पहला, दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, जो कितना है 30%, जो टोटल फ्लूइड का कितना 1/3 पार्ट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो आपको देखो ये सेल है, सेल के बाहर भी कुछ फ्लूइड दिख रहा होगा, मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, इस सेल के अंदर ये ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर भी फ्लूइड दिख रहा होगा। तो ये सेल के बाहर दिख रहा है आपको, सेल है, सेल के बाहर ये फ्लूइड दिख रहा है, यानी सेल के बीच में पाया जाने वाला फ्लूइड होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सेल के बाहर पाया जाने वाला फ्लूइड कौन सा होता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटर मीन लिंक, यानी दो सेल के बीच का लिंक, दो सेल के बीच दिख रहा है आपको फ्लूइड, ये है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। कितना है 22%, याद रखना वैल्यू। आपको बस इतना इंपॉर्टेंट याद रखना है, 70%, 30%, 2/3 पार्ट, 1/3 पार्ट। जो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड है, जो ब्लड वेसल्स के बीच में दिख रहा है आपको, ये ब्लड वेसल्स है, इसके बीच में फ्लूइड दिख रहा है, वो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड होता है, जो 6% होता है। माइनर फ्लूइड है ट्रांससेलुलर फ्लूइड। ये तीनों क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ये जो ट्रांससेलुलर फ्लूइड होता है वो सेरिब्रोस्पाइनल कैनाल के अंदर मिलेगा अपन को, लिम्फेटिक टिश्यू में मिलेगा, साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में, ऑर्बिटल कैविटी में मिलता है अपन को। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। तो क्या क्या हो गया? इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या क्या है? इंटरस्टिशियल, इंट्रावेस्कुलर और ट्रांससेलुलर। ट्रांससेलुलर में सीएसएफ, लिम्फेटिक में लिम्फ, साइनोवियल जॉइंट में क्या होता है? साइनोवियल फ्लूइड, ऑर्बिटल में फ्लूइड होता है। तो आपको आया समझ? तो ऑप्शन पे आते हैं अपन। तो ब्लड, आपको मैंने बताया ब्लड यानी इंट्रावेस्कुलर में क्या मिलता है? ब्लड मिलता है। तो ब्लड क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। प्लाज्मा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। लिम्फ बताया था मैं, लिम्फेटिक टिश्यू, लिम्फ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। साइनोवियल फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। जो हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है वो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। प्लूरल फ्लूइड है, वो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। फ्लूइड विद इन द सेल, आपको बताया था जो सेल के अंदर पाए जाने वाला फ्लूइड है उसे बोलते हैं आईसीएफ। ठीक है, आईसीएफ। तो यानी इसका आंसर ये चला जाएगा। चौथा पॉइंट पढ़ते हैं, सीएसएफ, फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इंटरस्टिशियल स्पेस वाला फ्लूइड क्या होता है? ईसीएफ। तो यानी एक्सेप्ट, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अलावा कौन सा ऑप्शन है? ये है आईसीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मैंने आपको समझाने की कोशिश की अच्छा। इन ए हेल्दी 70 kg adult male, the intracellular fluid volume in liter, यानी ये पूछ रहा है कि एक 70 kg का व्यक्ति है, उसके अंदर कितना इंट्रासेलुलर फ्लूइड होगा। तो मैंने पीछे आपको बताया था कि टोटल बॉडी वेट का 60% एक एवरेज अडल्ट के अंदर फ्लूइड मिलता है। ठीक है, कितना मिलता है? 60%। तो अपन 70 kg का 60% निकालेंगे। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 7 6 या 42, यानी 42 लीटर एक एवरेज अडल्ट जिनका वेट 70 kg है उसके अंदर 42 लीटर फ्लूइड होगा, और बाकी 18 लीटर बॉडी मास, बोन्स वगैरह होगी। ओके, तो इसमें से अब अपन डिवाइड करेंगे, इसमें से कुछ आईसीएफ भी होगा, कुछ ईसीएफ भी होगा। तो आईसीएफ मैंने बताया था टोटल फ्लूइड का, जो टोटल फ्लूइड होता है उसका 2/3 पार्ट होता है, और ईसीएफ टोटल फ्लूइड का 1/3 पार्ट होता है। तो इसने क्या पूछा क्वेश्चन में? आईसीएफ। तो अपन इस टोटल फ्लूइड जो 42 लीटर आया है उसका 2/3 पार्ट निकाल लेंगे, वो क्या होगा? आईसीएफ होगा।
3 1 जा 3 और 12 आया, 3 4 जा 12, 14 2 जा 28, 28 लीटर क्या होगा अपना ICF। तो आंसर 28 दिख रहा है आपको? हाँ ये दिख गया। ओके राइट आंसर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इन ए हेल्दी मैन हु वेट 70 केजी, एक 70 केजी का व्यक्ति है, उसमें अपन टोटल बॉडी वाटर, टोटल बॉडी फ्लूइड पूछ रहा है, वाटर पूछ रहा है। तो अब आपको पता है 70 केजी वाले व्यक्ति में 60% वाटर मिलता है अपन को। कितना हो जाएगा 42, जो सॉल्यूशन निकाला था अपन ने 42 लीटर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, which among following type of people have highest concentration of water in their body। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से टाइप के पीपल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा मिलेगी, हाईएस्ट कंसंट्रेशन पूछ रहा है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, फैट मैन, लीन मैन, फैट वुमेन, लीन वुमेन। ओके तो आपको पता है अपने टोटल बॉडी में 60% क्या होता है, फ्लूइड होता है। ओके तो अपन देखते हैं फैट मैन। आपको पहले बता दूं, जो फैटी मैन होगा उनमें फैट ज्यादा होगा, वाटर कम होगा। तो ऑप्शन समझ आ रहा है, फैट ज्यादा वाटर कम, तो फैट वाले ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाते हैं। ठीक है, अब लीन मैन और लीन वुमेन में आएगा। लीन मैन का अपन आपको पता है मैन का वेट, जो एवरेज मैन है उसका वेट, एवरेज मैन का वेट फीमेल से ज्यादा होता है। ठीक है, मान लिया अपन ने, अब सपोज करते हैं एक 70 केजी व्यक्ति है और फीमेल में कितना 50 केजी। अब 70 केजी का 60% निकालेंगे, एक 50 केजी का 60% निकालेंगे, तो किसका ज्यादा आएगा, 70 केजी वाले का। तो यानी जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन मिलेगी अपन को लीन मैन के अंदर मिलेगी। ये ऑप्शन तीनों गलत हो जाएंगे। ओके आई होप आपको समझ रहा होगा कि यानी फैट वाले में फैट ज्यादा होगा, वाटर कम होगा, तो फैट वाले ऑप्शन तो ऐसे ही कर जाएंगे। लीन मैन में, लीन मैन के अंदर बॉडी मास ज्यादा होता है, वेट ज्यादा होता है, तो पानी भी ज्यादा मिलेगा, वाटर की कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगी। ओके आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। इस क्वेश्चन में बहुत सारी डाउट होता है कि सर हमको समझ नहीं आया, हम सबको समझ नहीं आया, तो मैंने आपको अच्छा समझाने की कोशिश करी। छठा क्वेश्चन, द क्लाइंट मोस्ट एट रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट, ऐसा कौन सा क्लाइंट है जिसके अंदर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट का रिस्क ज्यादा होगा। ठीक है, फीमेल, यंग अडल्ट, चाइल्ड, इन्फेंट। ठीक है, तो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जो फीमेल होता, फीमेल एंड यंग अडल्ट, फीमेल एंड यंग अडल्ट, उनमें वाटर कंजर्विंग ऑर्गन्स जैसे किडनी, वो क्या होगी, मैच्योर होगी। और मैच्योर होगी तो क्या होगा, मैच्योर होगी तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंसी, जो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंसी है वो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कर जाते हैं। दूसरा चाइल्ड, चाइल्ड की एज अपन 18 ईयर तक मानते हैं, मीन उनमें भी किडनी जो होती है वो मैच्योर मिलती है। क्या मिलती है, मैच्योर, तो उसमें भी शायद नहीं मिलेगा क्या, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंसी। एक इन्फेंट होता है जिसकी एज अपन मानते हैं 0 to 1 ईयर, तो उसके अंदर जो किडनी होती है जो वाटर को कंजर्व करती है
जो वाटर कंजर्विंग ऑर्गन होता है वो इमेच्योर होती है। अगर ये वाटर किडनी इमेच्योर होगी तो किडनी का एक मेन फंक्शन होता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन। वो नहीं कर पाएगा और वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा तो वाटर लॉस ज्यादा होगा। वाटर लॉस ज्यादा होगा तो क्या होगा, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंसी मिलेगी। ओके, तो आपको समझ आया होगा कि सबसे ज्यादा रिस्क किस में होती है, इन्फेंट्स के अंदर। क्यों होती है, क्योंकि उनमें किडनी होती है जो इमेच्योर होती है। किडनी इमेच्योर होती है तो वाटर लॉस, वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा तो वाटर लॉस ज्यादा होगा तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंसी मिलेगी। इसका आंसर चल जाएगा इन्फेंट। आया समझ? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज मोर critical in children than adult because ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बच्चों के अंदर होता है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस अडल्ट की तुलना में ज्यादा क्रिटिकल होता है, यानी ज्यादा नहीं हो पाता। क्यों? सेलुलर मेटाबॉलिज्म इज लेस स्टेबल देन अडल्ट, इसका कोई लिंक नहीं है। proportion ऑफ वाटर इन बॉडी इज लेस देन अडल्ट, नहीं, बच्चों के अंदर तो 80% मिलता है, ये तो ऑप्शन ऐसे गलत हो जाता है। रिनल फंक्शन इज इमेच्योर इन चिल्ड्रन बिलो 4 ईयर, हाँ ये ऑप्शन सही लग रहा है। लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन में पढ़ना चाहिए अपन को। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रिक्वायरमेंट पर यूनिट ऑफ बॉडी वेट इज ग्रेटर देन अडल्ट, ना इसका भी कोई ऑप्शन नहीं लग रहा है। तो ये तीन ऑप्शन मुझे लग रहा है गलत। आपको मैंने इसका रीजन बता ही दिया कि बच्चों के अंदर जो लेस देन जो बच्चों के अंदर होता है किडनी मैच्योर, किडनी मैच्योर होने में कितना टाइम लग जाता है, 3 इयर्स मिनिमम। तो यही यही पूछ रहा है कि रेनल फंक्शन इज मैच्योर इन चिल्ड्रन बिलो 4 ईयर। यस, ये आंसर चल जाएगा कि एक बच्चे के अंदर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस नहीं हो पाता क्योंकि उसकी किडनी इमेच्योर होती है, जिससे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा और रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो वाटर लॉस ज्यादा होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एल्डरली इंडिविजुअल इज ग्रेटर रिस्क फॉर डिहाइड्रेशन देन मिडिल एज अडल्ट, यानी एक बूढ़ा व्यक्ति है, ओल्ड एज वाला, एक ओल्ड एज वाला व्यक्ति है, उसके अंदर डिहाइड्रेशन की रिस्क ज्यादा होती है एक मिडिल एज वाले से। क्यों? एल्डरली है मोर मसल मास, नहीं, यंग एज में मसल मास ज्यादा होता है। द एल्डरली ड्रिंक लिटिल फूड, हो सकता है ये हो। देयर बॉडीज आर ऑलमोस्ट 80% ऑफ वाटर, नहीं ये ऑप्शन ऐसे भी गलत है क्योंकि ओल्ड एज वाले के अंदर सिर्फ 55% वाटर होता है। कंपेंसेटरी मैकेनिज्म लेस एफिशिएंटली, तो ये ऑप्शन राइट चला जाएगा। आपको मैं बताता हूँ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म कौन कौन सी मिलती है अपनी बॉडी के अंदर जो वाटर को रीअब्जॉर्प्शन, जो बॉडी को डिहाइड्रेशन होने से बचाती है। तो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म आपको पहला बता दूं, थ्रस्ट सेंटर जो कहां पर प्रेजेंट होता है, हमारे हाइपोथैलेमस में। जब हमारी बॉडी को प्यास लगेगी, प्यास लगी तो थ्रस्ट सेंटर एक्टिवेट होता है और एक्टिवेट होगा तो हमारी बॉडी को जो ब्रेन से सिग्नल आता है, हमारी बॉडी का ब्रेन से सिग्नल आता है कि वाटर इनटेक कीजिए, वाटर इनटेक के लिए जब थ्रस्ट सेंटर एक्टिवेट होता है तो। दूसरा हार्मोनल, ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, ठीक है। हार्मोनल मेथड, हार्मोनल मेथड में आपने पढ़ा होगा रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास सिस्टम पढ़ा होगा आपने। वो क्या करता है, जब हमारी बॉडी से फ्लूइड लॉस होने लगता है, जब हमारी बॉडी से फ्लूइड लॉस होने लगता है तो ये क्या करता है,
रेनिन एंजाइम होता है एक, एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है एक, उनको सबको एक्टिवेट करते हुए हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ भाई बेटा, आपको डिटेल में बताया जाएगा आगे। जो ब्लड वेसल्स है उसको क्या करेगी, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी, और कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी तो रिनल के पास जो हमारी किडनी है उसके पास ब्लड कम जाएगा, और ब्लड कम जाएगा तो फिल्ट्रेशन कम होगा, तो फ्लूइड लॉस जो होता है वो कम होएगा, फ्लूइड लॉस कम हो जाएगा, क्योंकि हमारी किडनी को संकेत मिलता है कि भाई फ्लूइड लॉस ज्यादा हो रहा है, ब्रेन देता है सिग्नल, तो उसको बचाने के लिए वो रास सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। ये दोनों ही कंपनसेटरी मैकेनिज्म होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, ओल्ड एज की तरफ जाता है, तो धीरे धीरे काम करती है, लेस उनका यानी जो वर्किंग कैपेसिटी होती है वो धीरे हो जाती है। तो बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन का मेन कारण ये है कि कंपनसेटरी मैकेनिज्म लेस एफिशिएंटली वर्क। समझ आया? ये कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो तीन ऑप्शन आपको गलत हो जाता है। आपको बताऊं, पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि तीन ऑप्शन गलत क्यों है, चौथा राइट क्यों। तो इस फोकस पे हमेशा ध्यान देना कि चौथा ऑप्शन राइट है तो तीन गलत क्यों है। पर तीन गलत का लॉजिक तुम समझ गए ना, चौ आपको कोई क्वेश्चन करने से रोक नहीं सकता, आपने देखा हो भी ना हो, तो आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आप आते हैं नवा क्वेश्चन पर। इन ए पेशेंट द फ्लूइड बैलेंस इज इंडिकेटेड बाय, तो एक ये पूछ रहा है कि पेशेंट है उसके अंदर फ्लूइड बैलेंस किसके द्वारा इंडिकेट होता है, किसके द्वारा देख सकते हैं। वेट मॉनिटरिंग ऑफ वेट, हाँ, जब भी आप किसी हॉस्पिटल के अंदर काम करोगे बेटा, ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर काम करोगे ना, तो आप नेफ्रोलॉजी वार्ड में काम करोगे, तो आपको डेली बोला जाएगा कि पेशेंट का वेट चेक करिए, उसका इनपुट आउटपुट बताइए। ये चार्ट बनते हैं अलग से, क्यों होता है वो आपको बताऊंगा। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, फिजिकल एग्जामिनेशन में मैं आपको बताऊंगा मेनली ब्लड प्रेशर काम आएगा यहाँ पे। इनपुट आउटपुट चार्टिंग, ये तीनों चीज फ्लूइड बैलेंस को इंडिकेट करती है, ध्यान रखना, याद कर लेना आप कि वेट, पेशेंट का वेट चेक करना चाहिए फ्लूइड बैलेंस को देखने के लिए। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट यानी बीपी चेक करना चाहिए पेशेंट का। इनपुट आउटपुट चार्टिंग मेंटेन करनी चाहिए, तो यानी ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर चला जाएगा। एक पेशेंट है जिसके अंदर अपन को फ्लूइड बैलेंस चेक करना है, तो अपन को ये तीनों चीज चेक करना जरूरी होता है। तीनों चीज क्या क्या है याद रखना आप, वेट, ब्लड प्रेशर, और तीसरा इनपुट आउटपुट चार्टिंग, ठीक है। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ट्यूशन से याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। 10वां क्वेश्चन पाइए। द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन ए पेशेंट कैन बी इजीली असेस्ड बाय, यानी फ्लूइड बैलेंस को किसके द्वारा असेस किया जाएगा। ब्लड प्रेशर, हाँ, पल्स रेट, यस, यूरिन आउटपुट, यस। यानी ब्लड प्रेशर, जो डिहाइड्रेशन पेशेंट है उसके अंदर ब्लड प्रेशर कम मिलेगा, और हाइड्रेटेड पेशेंट होगा उसमें नॉर्मल मिलेगा, और ओवर हाइड्रेट पेशेंट होगा उसमें क्या होगा, ब्लड प्रेशर हाई मिलेगा अपन को। दूसरा पल्स रेट, ये सिम्टम बताऊंगा आपको मैं सब। पल्स रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, पल्स रेट पे फर्क पड़ेगा जिसका जो डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट है उसमें पाल्पिटेशन मिलेगा, ये पाल्पिटेशन यानी पल्स रेट बहुत ज्यादा हाई मिलेगी। क्यों होगी बताऊंगा आपको। यूरिन आउटपुट, जो डिहाइड्रेशन पेशेंट वाला पेशेंट होता है उसमें यूरिन आउटपुट कम देखने को मिलेगा, डार्क कलर का यूरिन मिलेगा, ये फर्स्ट सिम्टम भी होता है, ये आगे क्वेश्चन आएगा एक। तो तीनों चीज यानी फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को चेक करने के लिए ब्लड प्रेशर भी चेक किया जाता है, पल्स रेट भी चेक की जाती है, यूरिन आउटपुट भी चेक किया जाता है। ऑल ऑफ द अबव आंसर समझ आएगा इसका, ओके। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए।
एंड एक्सेसिव वॉमिटिंग एंड हेमरेज। यदि एक किसी व्यक्ति के अंदर लीड्स टू, यदि कोई व्यक्ति है जिसके अंदर बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है और हेमरेज हो रहा है, तो वो क्या करेगा? हाइपोवोलेमिया, यस। फ्लूइड ओवरलोड नहीं कर सकता, हाइपरवोलेमिया नहीं कर सकता, ऑडिमा नहीं कर सकता। यानी क्या वो क्वेश्चन बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि जब किसी व्यक्ति की, जब कोई पर्सन है, कोई पेशेंट है, उसके अंदर बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा हेमरेज, हेमरेज यानी ब्लड लॉस, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, तो उसके अंदर क्या मिलेगा? जब किसी बॉडी से फ्लूइड का लॉस होगा तो हाइपोवोलेमिया ही मिलेगा ना। तो ये ऑप्शन तो बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। इन हाइपरटोनिक, हाँ बेटा, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन। इन हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन फ्लूइड मूव फ्रॉम, तो आपको पहले बताता हूँ डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है, वो 3 टाइप का होता है। जो डिहाइड्रेशन होता है उसके कितने टाइप होते हैं? 3। कौन सा? पहला आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ऐसा डिहाइड्रेशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर दोनों सेम अमाउंट में लॉस होते हो। सेम अमाउंट में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, कि यानी जितना वाटर का लॉस हो रहा है, ठीक है, उतना ही इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो रहा है। वो क्या हो गया? आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। दूसरा हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, मीन जो बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है, तो उसके बाद बॉडी में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बचेगा, वो डिहाइड्रेशन क्या हो गया? हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। इसका मीन बॉडी से वाटर का लॉस ज्यादा हो रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस, इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट का भी लॉस होगा, परंतु वाटर के कंपेयर में कम होगा, कि वाटर का लॉस ज्यादा, इलेक्ट्रोलाइट का कम। तो ऐसा डिहाइड्रेशन क्या हो गया? हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। समझो, हाइपरटोनिक मतलब, हाइपरटोनिक यानी कंसंट्रेशन ज्यादा, और कंसंट्रेशन किससे बनती है? कंसंट्रेशन बनती है इलेक्ट्रोलाइट से। कंसंट्रेशन कैसे बनती है? इलेक्ट्रोलाइट, यानी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होने के बाद भी इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा होने चाहिए, और इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा कब होंगे? जब वाटर ज्यादा लॉस होगा। तो आया समझ बेटा? तो वो हो गया हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। तीसरा हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। अब जैसे आप बताओगे मुझे जी, समझो, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक मीन कि ऐसा डिहाइड्रेशन जिसमें वाटर लॉस होगा परंतु इलेक्ट्रोलाइट का लॉस ज्यादा होगा, कि ऐसा डिहाइड्रेशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का लॉस ज्यादा और वाटर का कम, वो डिहाइड्रेशन हो गया हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। मीन समझो, वर्ड से समझो, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक यानी कंसंट्रेशन कम, और कंसंट्रेशन कैसे बनती है? इलेक्ट्रोलाइट से। तो यानी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइट कम बचे, और कम कम बचेंगे जब इलेक्ट्रोलाइट का लॉस, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका लॉस ज्यादा होगा तभी तो, यानी इलेक्ट्रोलाइट का ज्यादा, वाटर का कम, ठीक है। तो यानी अब समझिए, दूसरा कॉन्सेप्ट भी समझाता हूं आपको। ये हमारी सेल है, ये ब्लड वेसल्स है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी ब्लड वेसल्स में मिलेगी, ठीक है। तो इसके अंदर भी फ्लूइड मिलता है, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या मिलेगा? प्लाज्मा मिलेगा, ठीक है।
मान लो एक सेल है, उसके अंदर ये वाला सॉल्यूशन है, ये वाला सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड है यानी हाइपरटोनिक है। जो आपको चीज बताता हूं मैं, सॉल्यूशन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी जिसकी कंसंट्रेशन सेम हो, ठीक है। दूसरा हाइपरटोनिक, जिसकी कंसंट्रेशन, ऐसा सॉल्यूशन, नाम से ही हाइपर, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो। तीसरा हाइपोटोनिक, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन कम हो, वो कंसंट्रेशन यानी इलेक्ट्रोलाइट कम वाटर ज्यादा। इसमें वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट सेम अमाउंट में, इसमें हाइपोटोनिक में इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा, इसमें वाटर ज्यादा हाइपोटोनिक में। यदि किसी सेल को, अब मैं ये सॉल्यूशन मान रहा हूं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, कौन सा समझिए आप, ध्यान रखना कौन सा ध्यान रखना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। यदि किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, ठीक है, तो अब यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, इलेक्ट्रो हाइपोटोनिक का मतलब इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है, तो अब कंपेंसेटरी मैकेनिज्म लागू होगी यहाँ पे। तो सेल है, यहाँ पे सेल रखी है तो यहाँ से वाटर बाहर आएगा, क्यों, इसकी कंसंट्रेशन, जो इसकी कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की, जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है उसको कम करने के लिए, कंसंट्रेशन को कम करने के लिए सॉल्यूशन बाहर आएगा, क्योंकि पानी बाहर आएगा तो पानी मिलता जाएगा जब तक कंसंट्रेशन नहीं होगी, यानी ये सेल सिकुड़ती ही जाएगी, सेल सिकुड़ती ही जाएगी, पानी बाहर निकलता जाएगा, सेल सिकुड़ती जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन पे आइए आप, ये क्वेश्चन क्या बता रहा है, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन फ्लूइड मूव फ्रॉम, यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर फ्लूइड कहां से कहां, ये तो प्लाज्मा है और ये सेल है, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस टू सेल, यानी सेल है, यानी ये पूछ रहा है कि यहाँ से इंटरस्टिशियल स्पेस यही है, यहाँ से फ्लूइड अंदर जाएगा हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन में। तो ये ध्यान रखना, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट कम और वाटर ज्यादा। देखो बेटा, यानी ये हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, यानी सेल के अंदर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा, जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो ज्यादा होने चाहिए, पता चल रहा है ना, इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा होने चाहिए, तो यानी पानी बाहर निकलना चाहिए, वाटर बाहर निकलेगा, और वाटर बाहर कहाँ पे आएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, बताया ना, दो सेलों के बीच में। तो ऑप्शन पढ़िए, इंटरस्टिशियल स्पेस टू सेल गलत, सेल टू इंटरस्टिशियल स्पेस, हाँ बेटा ये आंसर सही हो जाएगा। सेल टू बॉडी कैविटी नहीं बेटा, इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा। इंट्रावेस्कुलर टू बॉडी कैविटी नहीं बेटा, तो आंसर क्या जाएगा, सेल टू इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। यहीं पे पूछता क्वेश्चन हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन में, और हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन में क्या होता, आपको बताया मैंने, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन में वाटर वाटर का लॉस कम, इलेक्ट्रोलाइट का ज्यादा, यानी हाइपोटोनिक में सेल के अंदर पानी ज्यादा होना चाहिए, पानी ज्यादा होना चाहिए तो सेल वाटर इंटरस्टिशियल स्पेस से सेल के अंदर आएगा। तो ऑप्शन आया समझ, मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब 13 क्वेश्चन पे आते हैं, विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन कोज वाटर टू शिफ्ट फ्रॉम सेल टू प्लाज्मा, यानी वही डायग्राम बनाता हूं मैं आपको, ये लीजिए ब्लड वेसल, ये क्या है, ब्लड वेसल, लिख देता हूं मैं, ड्रॉ कर देता हूं, ये क्या है, सेल। ये क्या पूछ रहा है, कौन से टाइप का सॉल्यूशन है जिससे वाटर है वो सेल से प्लाज्मा, ये प्लाज्मा बताया ना मैंने, बाहर क्या होता है, प्लाज्मा,
सेल से प्लाज्मा में आए तो यहाँ पर सॉल्यूशन अपन हाइपरटोनिक रखेंगे। मैंने बताया था ना आपको, यदि यहाँ पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा, और इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा यानी कंसंट्रेशन ज्यादा। ये इसका याद करना बेटा, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ज्यादा। तो इस कंसंट्रेशन को कंपनसेशन के लिए सेल से बाहर पानी बाहर निकलेगा, जिससे कि कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो और एक इक्वल अमाउंट में आ जाए, तो पानी बाहर आएगा। कौन से सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। इसका आंसर क्या चला जाएगा बेटा, इसका आंसर चला जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आया समझ, ठीक है। 14 क्वेश्चन, प्लाज्मोलाइसिस विल अकर व्हेन सेल इज प्लेस्ड, यानी यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लाज्मोलाइसिस वर्ड का मतलब पता है बेटा पहले? प्लाज्मोलाइसिस वर्ड का मीन होता है सेल से फ्लूइड लॉस होना। सेल से फ्लूइड लॉस होना प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। तो यही क्वेश्चन वापस हो गया कि प्लाज्मोलाइसिस, यानी यहाँ पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा तभी तो सेल से फ्लूइड बाहर आएगा। तो आंसर क्या चला जाएगा इसका भी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, ऑप्शन आया समझ। हाइपरटोनिक मान लो, ठीक है, समझ गया कॉन्सेप्ट। ये ब्लड वेसल्स, यहाँ पर है प्लाज्मा, ये है सेल। अब मान लो यहाँ पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मीन वाटर ज्यादा, और वाटर ज्यादा तो यानी कंसंट्रेशन क्या होगा, कम। तो यानी कंसंट्रेशन को इक्वल करने के लिए अब फ्लूइड धीरे धीरे सेल के अंदर जाएगा, सेल क्या है, फूलेगी। तो यानी प्लाज्मा टू सेल के सेल, प्लाज्मा टू सेल, फ्लूइड मूव प्लाज्मा टू सेल, एंड सेल क्या हो जाएगी, स्वेलो, फूल जाएगी। ऑप्शन समझ आया कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। प्लाज्मोलाइसिस मीन सेल से फ्लूइड लॉस। बेटा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए फिजिशियन ऑर्डर IV पोटेशियम फॉर चाइल्ड विद हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। एक हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन में बच्चे को क्या दिया जाता है, IV पोटेशियम। ए नर्स परफॉर्म विच ऑफ फॉलोइंग हाईएस्ट प्रायोरिटी असेसमेंट बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग पोटेशियम। यानी क्या बोल रहा है कि नर्स किस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखेगी, किस बात का सबसे ज्यादा असेसमेंट करेगी IV पोटेशियम देने से पहले। बेटा ये कंसेप्ट याद रखना, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत काम आएगा, सारे अधिकतर क्वेश्चंस में बहुत काम आएगा। ये कंसेप्ट है, जब भी आपको सामने पोटेशियम वर्ड आ जाए मीन ये ध्यान रखना, इसका संबंध अपन को कहां से लगाना है, कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम से। यानी ये हमारी पोटेशियम कार्डियक एक्टिविटी को अफेक्ट करता है बेटा, यह ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कार्डियक एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, तो यानी ना तो हमारी, तो इसका मीन क्या है, इसका मीन ये है कि हमारी बॉडी के अंदर, लिखो बेटा नोट्स बना लो, ये हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में क्या होता है, ना तो पोटेशियम ज्यादा होना चाहिए, ना ही पोटेशियम कम होना चाहिए। पोटेशियम एक इक्वल अमाउंट में होना चाहिए। पोटेशियम क्या होना चाहिए, इक्वल अमाउंट में होना चाहिए। जितनी हमारी बॉडी के अंदर थेरेपेटिक रेंज होती है पोटेशियम की, वो होना चाहिए। तुम्हें पता है हमारी बॉडी के अंदर पोटेशियम का नॉर्मल रेंज क्या है, पोटेशियम की नॉर्मल रेंज क्या है,
पोटेशियम की नॉर्मल रेंज है 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी नॉर्मल पोटेशियम की रेट होती है। इंपॉर्टेंट बोल लिखवा रहा हूँ, ये याद रखना। ये भी याद रखना कि पोटेशियम का डायरेक्ट लिंक कहाँ से होता है, कार्डियक एक्टिविटी से। तो यानी तो ध्यान रखना कि कभी भी पोटेशियम अपन देंगे ना, किसी भी पेशेंट में पोटेशियम देंगे तो उसकी किडनी किडनी प्रॉपर वर्क करनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में एक्सेसिव पोटेशियम का इंजेक्शन दे रहे हैं किसी को, तो एक्सेसिव पोटेशियम हो गया तो यूरिन के द्वारा उसको पास आउट किया जाएगा। ठीक है, यूरिन के द्वारा पास आउट करना जरूरी है। तो बच्चे को कभी पोटेशियम देंगे तो उसकी किडनी प्रॉपर वर्क करनी चाहिए। कॉन्सेप्ट है ये बेटा। तो टेकिंग द टेम्परेचर नॉट इम्पोर्टेंट, टेकिंग ब्लड प्रेशर नॉट इम्पोर्टेंट, ऑब्टेनिंग वेट नॉट इम्पोर्टेंट, चेकिंग द अमाउंट ऑफ यूरिन आउटपुट, यस आ गया समझ। ये इंटरनल। और बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये आपके पास पीआर याद हो तो उसमें भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। और ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद करना, पोटेशियम जहां पिया जाए तो उसका अपना डायरेक्ट लिंक करना है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द सिम्टम ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन इन अडल्ट इंक्लूड फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी इनमें से एक, ये एक्सेप्ट वर्ड को बहुत गौर से देखना चाहिए, इनमें से एक सीवियर डिहाइड्रेशन का सिम्टम नहीं है, बाकी सब सीवियर डिहाइड्रेशन के सिम्टम है। ठीक है, तो यानी डिक्रीज थर्स्ट एक सीवियर डिहाइड्रेशन वाला पेशेंट है जिसके अंदर सीवियर डिहाइड्रेशन हो रखा है, उसके अंदर बेटा क्या होती है, थर्स्ट, जो प्यास होती है वो बहुत ज्यादा होती है। मैंने बताया था ना कंपेंसेटरी मैकेनिज्म, अब बताया था मैंने कंपेंसेटरी मैकेनिज्म मिलती है, जो उसमें आपको बताया था मैंने क्या, थ्रस्ट सेंटर, जो कहाँ पे होता है आपने याद रखना चाहिए बेटा, सब क्वेश्चन है ये। थ्रस्ट सेंटर ये मिलता है अपने हाइपोथैलेमस में। यदि किसी में डिहाइड्रेशन हो रखा है, यदि किसी में डिहाइड्रेशन है, यदि किसी में डिहाइड्रेशन है तो क्या होगा, थ्रस्ट सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा। जो थ्रस्ट सेंटर होता है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो प्यास क्या लगेगी, यानी थ्रस्ट क्या होती है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यानी ये ऑप्शन सीवियर डिहाइड्रेशन का नहीं है। और बाकी सब डिजीनेस, चक्कर आना, हाँ मिलेगा। वीकनेस, किसी में फ्लूइड लॉस है तो डिजीनेस तो मिलेगी, वीकनेस भी मिलेगी। पाल्पिटेशन, व्हाट इज पाल्पिटेशन बेटा, पाल्पिटेशन क्या है तुम्हें पता है, स्ट्रॉन्ग, फोर्सफुल, थ्रॉम्बिंग, फेल्ट इन आर्टरीज, यानी एक स्ट्रॉन्ग फोर्सफुल आर्टरी के अंदर प्रेशर रहेगा, उसे बोलते हैं पाल्पिटेशन, यानी रैपिड रैपिड हार्ट बीट। रैपिड हार्ट बीट को अपन क्या बोलते हैं, पाल्पिटेशन बोलते हैं। तो पाल्पिटेशन बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी बेटा मैं बताता हूं आपको, समझिए कॉन्सेप्ट है ये भी। यदि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो रहा है तो क्या होगा, जो हार्ट है, हार्ट को ब्लड सप्लाई कम मिलेगी। यदि हार्ट को ब्लड सप्लाई कम मिली तो हार्ट हमारे ब्रेन को सिग्नल देगा कि हार्ट सप्लाई बढ़ाइए। तो हार्ट क्या करेगा, ब्रेन वापस हार्ट को सप्लाई देगा। तो हार्ट क्या करेगा, जोर जोर से फास्ट
हार्ट फास्टली वर्क करेगा, और हार्ट का फास्टली वर्क करना ही क्या कहलाता है? पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन, ठीक है बेटा। हार्ट फास्टली वर्क करेगा, क्यों? क्योंकि ब्लड ज्यादा आए, ब्लड ज्यादा आए, ब्लड ज्यादा आए, ठीक है। वो हो गया पाल्पिटेशन, यानी एक सीवियर डिहाइड्रेटेड पेशेंट है उसके अंदर पाल्पिटेशन मिलता है, केवल ये ऑप्शन गलत होता है, आंसर ये चला जाएगा। तो बेटा आप देखिए, आपको मैं एक चार्ट दिखाता हूँ जिसके अंदर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट एंड फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस के साइन एंड सिम्टम दे रखे हैं। तो आप बेटा ये बड़े स्क्रीनशॉट लीजिए और बड़े गौर से पढ़िएगा। मैं आपको फ्री में बताता हूँ। डेफिशिएट यानी फ्लूइड वॉल्यूम, जिसके अंदर डेफिशिएट, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट का मतलब डिहाइड्रेशन, किसी व्यक्ति के अंदर डिहाइड्रेशन हो रखा है तो वो में फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट हो जाएगा। तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम मिलेंगे बताया था मैंने। थ्रेडी, वीक, थ्रेडी का मतलब क्या होता है? वीक। एंड इंक्रीज पल्स मिलेगी, ठीक है। डिक्रीज ब्लड प्रेशर, हाँ ब्लड प्रेशर, फ्लूइड कम होगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा। ये एक देखिए ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इससे भी बहुत क्वेश्चन बने बेटा। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन क्या होता है? जब कोई पेशेंट होता है वो सिटिंग पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन में जाएगा तो उसको हाइपोटेंशन होगा। और हाइपोटेंशन कितना हो जाएगा? नॉर्मल रेट से, नॉर्मल रेट से 15 mm ऑफ एच कम तक ब्लड प्रेशर कम मिलेगा, वह है ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, ठीक है। फ्लैट नेक हैंड व्हेन इन डिपेंडेंट पोजीशन, फ्लैट नेक मिलेगी बेटा फ्लूइड कम होगा तो। डायमंड्स पेरिफेरल पल्स, यानी पेरिफेरल्स वर्ल्ड, जो हमारी पेरिफेरल पल्सेज होती है वो अपन को वीक दिखेगी। डिक्रीज सेंटर वेनस प्रेशर, हाँ बेटा जो सीवीपी होता है वो भी अपन को कम मिलेगा, क्यों? क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंसी है। डिसरिथमिया, आपको बताया था मैंने, पाल्पिटेशन डिसरिथमिया होगा, क्यों? क्योंकि हार्ट को डिमांड ज्यादा है ब्लड की, हार्ट ज्यादा डिमांड है तो हार्ट ज्यादा फास्ट फास्ट वर्क करेगा कि उसके पास ब्लड ज्यादा आए, ठीक है। तीसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी क्या होगा? इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि ब्लड कम जाएगा, ब्लड हार्ट के पास ब्लड कम जा रहा है, ब्लड कम जा रहा है तो ऑक्सीजन भी कम, ऑक्सीजन कम तो ऑक्सीजन चाहिए ना हमारी बॉडी को, तो ऑक्सीजन कम जा रहा है तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए तो क्या होगा? रेस्पिरेशन भी फास्ट फास्ट डीपली होगी, ठीक है। डिस्निया होगा, डिस्निया होगा बेटा, क्यों? क्योंकि ब्लड कम है तो ऑक्सीजन कम है, तो डिस्निया, डिफिकल्ट, डिस्निया मीन जानते हो? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम भी इफेक्ट होगा, यानी डिक्रीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्लड कम पहुंचेगा बेटा, क्योंकि डिहाइड्रेशन में ब्लड कम पहुंचता हमारी पूरी बॉडी के अंदर, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड कम पहुंचेगा तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी धीरे काम करेगा। लेथार्जी, आलस आएंगे और कोमा तक चला जाएगा पेशेंट। अगर लंबे समय तक हमारी बॉडी को ब्लड नहीं पहुंचेगा तो व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। फीवर मिलेगा, हाँ बेटा फीवर मिलेगा। फीवर क्यों मिलेगा? पाल्पिटेशन हो रहा है, फास्ट फास्ट पल्से चलेगी तो फीवर मिलेगा अपन को। डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ फ्लूइड लॉस, और फीवर किस पे डिपेंड करता है? फ्लूइड लॉस कितना हुआ है। स्केलेटल मसल वीक होगी, होगी बेटा। हमारे रिनल सिस्टम भी अफेक्ट होगा। यूरिन आउटपुट, जब किडनी के पास भी ब्लड कम पहुंचेगा, ब्लड कम पहुंचेगा तो किडनी के पास ब्लड कम पहुंचेगा तो फिल्ट्रेशन में क्या होगा? कम होगा, तो यूरिन आउटपुट में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इंटरमेडिएट सिस्टम, इसमें स्किन ड्राई मिलेगी। अपन ने सुना है ना हाइड्रेटेड स्किन, यानी उसमें हमारी स्किन में वाटर अमाउंट होता है, वाटर कंटेंट होता है वो अच्छा खासा होता है। तो डिहाइड्रेशन में क्या होगा? वाटर कम है तो स्किन ड्राई मिलेगी। पुअर टर्गर और टेंटिंग, पुअर टर्गर का मतलब, टर्गर मीन और टेंटिंग मीन जानते हो बेटा? इसका मीन होता है कि ये हमारी स्किन है, तो ये हमारी स्किन को अपन जब पिंच करेंगे, अपन 2 उंगलियों से पिंच करके देखिए स्किन को, फिर थोड़ा सा उठाइए फिर उसको छोड़िए,
यदि वो इजीली जा रही है तो तुम्हारी स्किन हाइड्रेटेड है। अब वो धीरे 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 अपनी नॉर्मल पोजीशन में जा रही है तो यानी स्किन की टर्गर होती है, जो इसकी लचीलापन है वो पुअर है। ठीक है, माउथ ड्राई मिलेगा। हमारी गैस्ट्रेटल सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ब्लड कम, यानी डिहाइड्रेशन का मीन आप समझिए। डिहाइड्रेशन का मीन हमारी पूरी बॉडी के अंदर, ये ध्यान रखना, डिहाइड्रेशन कॉन्सेप्ट रखना। डिहाइड्रेशन मीन जो हमारी पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड कम पहुंचेगा, और हम ब्लड कम पहुंचेगा तो पूरी बॉडी के जितने भी हमारे सिस्टम है वो धीरे धीरे वर्क करेंगे। उनकी काम करने की पावर होती है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो डिक्रीज मोबिलिटी यस मिलेगी। डायमेंस बाउल साउंड मिलेगा बेटा, कम मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन, यदि हमारी जीआईटी सिस्टम, जो हमारी जीआईटी सिस्टम होती है उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो यानी खाना 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 जो हमारा फूड होता है वो क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, और नहीं डाइजेस्ट डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन होगा। आया बेटा समझ? थ्रस्ट, प्यास लगेगी क्योंकि थ्रस्ट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। बॉडी वेट, फ्लूइड लॉस हो रहा है तो बॉडी वेट बेटा कम मिलेगा। आ रहे सिम्टम बेटा, समझ आ रहा है? ये आपको एक एक सिम्टम समझाया जा रहा है। मैं केवल फ्लूइड वॉल्यूम, क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंसी समझाऊंगा, आप एक्सेस का इसका अपोजिट होगा तो आपको समझना बेटा। जो चीज समझना है कमेंट करना, मैं आपको वो नेक्स्ट क्लास के अंदर उसका सॉल्यूशन दूंगा। ओके, लेबोरेटरी फाइंडिंग, लेबोरेटरी फाइंडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हमारी बॉडी से फ्लूइड का लॉस हो रहा है, यदि हमारी बॉडी से फ्लूइड लॉस हो रहा है तो ओस्मोलिटी बढ़ेगी। हाँ बढ़ेगी, क्योंकि फ्लूइड लॉस हो गया तो क्या बचेंगे अब बॉडी के अंदर? इलेक्ट्रोलाइट बचेंगे, और इलेक्ट्रोलाइट बढ़ेगी तो यानी कंसंट्रेशन ज्यादा, कंसंट्रेशन ज्यादा बेटा। ये इसको लिंक करो बेटा एक चीज से, तो यानी ओस्मोलिटी बढ़ जाएगी। हिमेटोक्रिट का लेवल, यानी ये हमारी बॉडी ब्लड वेसल्स हैं, उसके अंदर आरबीसी 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 है, तो यदि प्लाज्मा ग्लोस होंगे तो आरबीसी ज्यादा, और आरबीसी ज्यादा यानी हिमेटोक्रिट वैल्यू ज्यादा आएगी। यानी जित हिमेटोक्रिट वैल्यू का मतलब ये होता है कि आरबीसी की वैल्यू ज्यादा होना किसके? प्लाज्मा की तुलना में। ठीक है, इंक्रीज ब्लड यूरिन नाइट्रोजन का लेवल इंक्रीज मिलेगा मिलेगा बेटा। इंक्रीज सीरम सोडियम, यानी इलेक्ट्रोलाइट का लेवल ज्यादा है तो सीरम सोडियम भी इंक्रीज मिलेगा। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी, यस, क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा मिलेगी। तो बेटा ये फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट के मैंने सारे सिम्टम बता दिए हैं आपको। आप फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस के आप खुद पढ़िएगा ये कि, ठीक है, और जो भी समझना है कमेंट कर दीजिएगा। बेटा ये समझ आया आपको? एक एक सिम्टम मैंने शायद आपको फुल्ली फुल्ली एक्सप्लेन कर दिया है कि क्यों हो रहा है ऐसा। तो आप हमेशा कंसेप्ट बना के पढ़िएगा, तो आपको रटने की कुछ भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक एक सिम्टम समझ आया? ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, मैंने सारे सिम्टम बता दिए आपको। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, यदि कोई व्यक्ति के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो रहा है यानी डिहाइड्रेशन हो रखा है, तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम है? एक को छोड़कर, एक्सेप्ट एक को छोड़कर। डिक्रीज स्किन टर्गर, मैंने बताया स्किन टर्गर क्या होता है बेटा? स्किन टर्गर होता है जब हमारी स्किन को हम पिंच करके उसको उठाते हैं और फिर वापस छोड़ते हैं, अगर वो स्मूथली तुरंत इमीडिएट, जो इमीडिएट होती है नॉर्मल पोजीशन में चली जाती है, इमीडिएट नॉर्मल पोजीशन गेन कर लेती है, तो वो यानी स्किन क्या हो गई? हाइड्रेटेड स्किन हो गई। इफ स्किन मूव स्लोली इन नॉर्मल पोजीशन,
इफ स्किन मूव स्लोली इन नॉर्मल पोजीशन मीन स्किन क्या हुई, डिहाइड्रेटेड हो गई, यानी उसकी स्किन टर्गर मीन जो स्किन टर्गर है वो क्या हो गई, पुअर। ओके बेटा, तो डिक्रीज स्किन टर्गर फ्लूइड डेफिशिएंसी में मिलेगा। पोस्चुरल हाइपरटेंशन, मैंने बताया पोस्चुरल हाइपरटेंशन क्या होता है बेटा। पोस्चुरल हाइपरटेंशन जब कोई पेशेंट होता है या इंडिविजुअल होता है, वो अपनी सिटिंग पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन में जाता है, तो उसका ब्लड प्रेशर होता है जो बीपी होता है 15 mmHg से, जो नॉर्मल बीपी होता है उससे 15 mmHg से, जैसे 120/80 mmHg ब्लड प्रेशर है, तो इतने की 15 mmHg की कमी आ जाएगी, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, पोस्चुरल हाइपोटेंशन। तो ये मिलेगा, मिलेगा बेटा। क्यों मिलेगा, क्यों मिलेगा बेटा, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड क्या है, कम है। इंक्रीज टेम्परेचर, मैंने बताया फीवर मिलेगा। फीवर क्यों मिलेगा, पाल्पिटेशन है इसलिए। इंक्रीज सेंट्रल वेनस प्रेशर, बेटा क्या होना चाहिए था, डिक्रीज होना चाहिए था। अगर डिक्रीज होता तो आंसर ये भी सही होता। तो यानी ये किसका साइन है, ये साइन है इंक्रीज सेंट्रल वेनस प्रेशर किसमें मिलेगा, जिस व्यक्ति के अंदर फ्लूइड ओवरलोड मिलेगा। आया समझ, मेरे हिसाब से एक एक चीज समझा दी है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्लूइड डेफिशिएट मोस्ट एक्यूरेटली असेस्ड बाय, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्लूइड, यदि किसी व्यक्ति के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंसी है तो सबसे बेस्ट जांचने का तरीका क्या है। तो तुम कभी भी वार्ड में काम करोगे तो तुम्हें डॉक्टर बोलेगा कि यदि कोई रीनल पेशेंट है, यदि किसी व्यक्ति के अंदर डिहाइड्रेशन हो रखा है, तो तुम्हें डॉक्टर बोलेगा कि इसका बीपी चेक करते रहिएगा। बीपी चेक करने का मतलब क्या है कि यही सबसे ज्यादा एक्यूरेटली, यही सबसे ज्यादा मोस्ट एक्यूरेटली असेसमेंट है किसका, डिहाइड्रेशन चेक करने का। तो अपन ऑप्शन देते हैं, बीपी है क्या ऑप्शन में, चेंज इन बॉडी वेट, बॉडी वेट में चेंज मिलेगा बेटा, फ्लूइड वॉल्यूम डिफरेंस कम मिलेगा, परंतु एक्यूरेटली है नहीं। प्रेजेंस ऑफ ड्राई स्किन, ड्राई स्किन में मिलेगी पर असेसमेंट है, ड्राई स्किन का और कोई कारण भी हो सकता है, बट जो डिक्रीज ब्लड प्रेशर यह शो करता है कि उसके अंदर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंसी हो रखी है। ओके बेटा, नेक्स्ट ऑप्शन पे आइए। स्किन टारगेट टेस्ट, मैंने बताया स्किन टारगेट टेस्ट जिसे पिंच टेस्ट बोलेंगे अपन, स्किन टारगेट यानी पिंच, पिंच करके देना है ना, तो स्किन टारगेट टेस्ट इज यूज्ड टू असेस हाइड्रेशन स्टेटस को, या हाइड्रेशन स्टेशन को चेक करने के लिए अपन स्किन टारगेट टेस्ट किया जाता है। तो बेटा अब लेवल ऑफ पेन, हाँ अब पढ़िए, लेवल ऑफ पेन चेक करने के लिए क्या होता है, अपन ने लेवल ऑफ पेन चेक करने के लिए बहुत सारी स्केल होती है। एक होती है वोंज, सारे ऑप्शन देखिए और यहीं से सॉल्यूशन निकालिए क्या क्या हो सकता है। वोंग बेकर पेन स्केल, एक होती है वोंग बेकर पेन स्केल, इसमें आपको ये याद रखिएगा, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको, 0 से 3 ईयर तक के बच्चों के अंदर वोंज बेकर पेन स्केल का यूज किया जाता है। इसमें आपको 6 फेसेस देंगे, 6 फेस दिए जाते हैं, उसमें से पेन के फेस है वो तुम नेट पर सर्च करके पढ़िएगा एक बार, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी फोटो दे दूंगा, ठीक है। दूसरा विजुअल पैनल, विजुअल एनालॉग स्केल, एनालॉग स्केल, इसके अंदर क्या है, एक स्केल होती है 0 से 100 mm की, उसके अंदर पेन के टाइप होते हैं वो दिए जाते हैं। तीसरा होता है न्यूमेरिक पेन स्केल, न्यूमेरिक पेन स्केल में वर्ड है नो पेन, मॉडरेट पेन, इमीडिएट पेन, ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये पेन स्केल होती है। दूसरा कंसियसनेस को चेक करने के लिए
GCS होता है, ग्लासकोमा स्केल, ग्लासकोमा स्केल। और इन्फेक्शन को चेक करने के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, CBC टेस्ट वगैरह बहुत सारे होते हैं। तो आपको समझ आया, लेवल ऑफ पेन को चेक करने के लिए ये विजुअल एंड न्यूमेरिक पेन स्केल, वोंग विकर पेन स्केल, कंसिस्टेंस को चेक करने के लिए ग्लासकोमा स्केल, इन्फेक्शन को चेक करने के लिए CBC वगैरह चेक करते हैं। तो स्किन ट्रैकर टेस्ट के लिए क्या क्या होता है, हाइड्रेशन स्टेटस। ग्लासकोमा स्केल में बेटा कितने नंबर होते हैं पता है, 3 to 15। 3 to मिनिमम स्कोर क्या होता है, याद रखना 3, मैक्सिमम स्कोर कितना हो गया 15। तो आपको पता है ग्लासकोमा स्केल में क्या क्या चेक करते हैं अपन, ग्लासकोमा स्केल में अपन चेक करते हैं EVM, EVM, ई से मीन आई मूवमेंट, वी से वर्बल मूवमेंट, और ये मूवमेंट बॉडी मूवमेंट। ठीक है, ये चेक किया जाता है EVM, याद रखना मिनिमम स्कोर 3 और मैक्सिमम स्कोर 15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। All the following are feature of severe dehydration except, यानी इनमें से कौन सा सिम्टम है जो सीवियर डिहाइड्रेशन का नहीं है। और 3 ऑप्शन है जो सीवियर डिहाइड्रेशन का है, एक ऑप्शन है जो, क्योंकि एक्सेप्ट आ गया ना, एक ऑप्शन है जो सीवियर डिहाइड्रेशन का नहीं है। डिले कैपिलरी रिफिल, हाँ जो कैपिलरी रिफिल होती है क्या होता है बेटा, जब आप अपने जो फिंगर टिप होती है उसको क्या करोगे, प्रेस करोगे, ठीक है, फिंगर टिप को प्रेस करोगे तो वाइटनिंग ऑफ नेल्स क्या हो जाएंगे, वाइट हो जाएंगे। देन आप वहां से प्रेशर हटाइए, जब वहां से प्रेशर हटाएंगे तो लेस देन 2 to 3 सेकेंड आपकी स्किन का या जो स्किन है या नेल्स है उसका नॉर्मल नेचुरल कलर आ जाना चाहिए। तो यानी नेचुरल कलर आ गया तो लेस देन 2 to 3 सेकेंड के अंदर। ओके, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। लेस देन 2 से 3 सेकेंड के अंदर यदि नॉर्मल जो नॉर्मल कलर स्किन ने गेन कर लिया, यानी कैपिलरी रिफिल टाइम सही है। यदि 2 से 3 सेकेंड से ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब डिले कैपिलरी रिफिल टाइम हो जाएगा, CRT। ओके, तो डिहाइड्रेशन वाले के अंदर CRT मिलेगा, यस मिलेगा। संकन फोंटेनल, इसका यानी डिप्रेस्ड फोंटेनल, ये भी मिलेगा बेटा। डिहाइड्रेशन वाले के अंदर जब डिहाइड्रेशन पेशेंट के अंदर फ्लूइड कम है, और फ्लूइड कम है तो क्या होगा, फोंटेनल डिप्रेस होंगे, बल्जिंग नहीं होंगे। बल्जिंग जो ओवर हाइड्रेशन पेशेंट है उसके अंदर बल्जिंग यानी मतलब ही बल्जिंग यानी उभरा हुआ, हिंदी में उभरा हुआ यानी ऐसे फूला हुआ, वो ओवर हाइड्रेट के अंदर मिलेगा। और ये डिप्रेशन मिलेगा यानी संकन, ये डिहाइड्रेशन वाले के अंदर मिलेगा। आया समझ बेटा। ड्राई मैंने बताया था, ओरल मुंह से ड्राई मिलेगा। अलर्ट मेंटल स्टेटस अलर्ट नहीं, वो तो लेथार्जी होगा, पढ़ाया था ना मैंने, लेथार्जी होगा, ठीक है, लेथार्जी टू कोमा में चला जाता है वो। तो ये अलर्ट मेंटल स्टेटस इसका बेटा राइट आंसर चला जाएगा, क्योंकि ये सीवियर डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट में नहीं मिलता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच अमोंग द फॉलोइंग साइन सिम्टम विल बी प्रेजेंट इन पेशेंट हाइपोवोलेमिया, इनमें से कौन सा सिम्टम है बेटा जो हाइपोवोलेमिया में प्रेजेंट होगा। इंक्रीज हार्ट रेट बेटा मिलेगी, ठीक है, हाइपरटेंशन नहीं बेटा, इसके अंदर जो हाइपोवोलेमिया क्या मिलेगा बेटा, हाइपोटेंशन मिलेगा। यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर, ये तो नॉर्मल है बेटा, इससे कम मिलना चाहिए हाइपरटेंशन वाले के अंदर, 30 से कम मिलेगा। बाउंडिंग पल्स बेटा, बाउंडिंग पल्स नहीं मिलेगी, बाउंडिंग पल्स तो किसमें मिलेगा, हाइड्रेटेड पेशेंट के अंदर मिलेगा या ओवर हाइड्रेटेड पेशेंट के अंदर मिलेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इंक्रीज हार्ट रेट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
Which among which of the following laboratory finding should nurse expect if patient have fluid volume deficit? यानी यही पूछ रहा है कि फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट का क्या सिम्टम है। आपको मैंने बताया था पोटेशियम 5.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, नॉर्मल लग रहा है बेटा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ये तुम्हें बताता हूं मैं, पोटेशियम 4.8 नॉर्मल है बेटा, ये भी स्पेसिफिक ग्रेविटी ये भी नॉर्मल है। यानी एक फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट वाले के अंदर आपको बताया था मैंने, जो यूरिन की कंसंट्रेशन होती है हाई मिलेगी, यानी यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो क्या मिलेगी आपको बेटा, बढ़ी हुई मिलेगी, इंक्रीज्ड मिलेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी बेटा पता है आपको, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है, मैं सिस्टम एनसी फॉलो करता हूँ तो उसमें से आपको बताता हूँ मैं 1.010 से 1.025 ये यूरिन की नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी है। यदि इससे बढ़ी हुई आती है तो उसे बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ी, यानी यूरिन क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सी फाइंडिंग है जो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट को इंडिकेट करती है, और फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट यानी कंसंट्रेशन हाई। तो ये आप ऑप्शन में देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.034 स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ी हुई है, आंसर ये चल जाएगा बेटा। पोटेशियम ऑप्शन में भी दे रखा है, तो पोटेशियम के बारे में यार थोड़ा सा जान लो, मैंने बता दिया पिछले क्वेश्चन में भी। पोटेशियम की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 3.5 से 5.1 मिल इक्विवेलेंट पर लीटर, ये नॉर्मल रेंज होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी में देखिए आप, पोटेशियम का नॉर्मल रेंज देखिए 4.8 नॉर्मल है तो ऑप्शन कट जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला भी कट जाएगा, और 5.8 यानी थोड़ा सा बड़ा हुआ है परंतु इतना इफेक्ट नहीं होता जितनी फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंसी स्पेसिफिक ग्रेविटी को अफेक्ट करती है, तो ये ऑप्शन भी गलत चला जाएगा। आपको आंसर समझ आया कि यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ना मेन यूरिन की कंसंट्रेशन ज्यादा है जो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंसी वाले पेशेंट के अंदर मिलेगी। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, आज शायद अपन इतने क्वेश्चन करते हैं क्योंकि ये लंबा लेक्चर हो जाएगा अपना, तो आज 22 क्वेश्चन तक अपन ने कर लिया है। अब 23 से क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में किए जाएंगे बेटा, और आपको मेरी मेहनत कैसी लगी आप बताइएगा। मुझे लगता है कि मैंने आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह समझा दिए गए हैं, एक एक ऑप्शंस को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमसे जुड़े रहिए और नेक्स्ट क्लास का वेट करिए, हम आपको नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे डालेंगे। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।